तो दोस्तों इन दिनों हम लोग जैसा कि आपको पता है कि बात कर रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री की। और इसी सीरीज़ में देखिए दोस्तों हम लोगों ने अपने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर एंग्लो सैक्सन पोइट्री को इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था कि एक्चुअल में जो पोइट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और इसके साथ ही साथ में जो भी एंग्लो सैक्सन की जो भी पोइट्री है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेजर राइटर्स, मेजर वर्क्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, मेडिवल पीरियड की अगर बात करें तो एज ऑफ चौसर, नॉर्मन्स ने किस तरीके से अटैक किया था, ये सारी चीज़ों को हम लोगों समरी को पूरी डिटेल के साथ में समझा था। अगर आपको सारी चीज़ें सही से समझनी है, ठीक है, तो आप वीडियोस को जाकर के चेक कर सकते हो। और अभी देखिए आज का वीडियो जो है वो हमारा है एलिजाबेथन पीरियड से रिलेटेड, एलिजाबेथन एज से रिलेटेड, मतलब एलिजाबेथन पोइट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने कई सारी वीडियोस पहले से भी एलिजाबेथन एज से रिलेटेड बना करके रखी हुई हैं, ठीक है, रेनेसां पीरियड से बना करके रखी हुई रिलेटेड। तो अभी देखिए क्या है कि हम लोग पोइट्री की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पोइट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री किस, उसकी जो हिस्ट्री है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में पोइट्री का, तो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें जो भी हमारी है कहीं ना किसी चीज़ से रिलेटेड करती है। अगर आपको पूरा डिटेल के साथ में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजाबेथन एज की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके रखी हुई है, आप देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट अभी हमारी यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बता दूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा रेनेसां मूवमेंट था, जो रेनेसां जिसको बोलते हैं, रेनेसां क्या होता है देखिए दोस्तों, रेनेसां का अगर हिंदी मतलब बात करें तो उसका पुनर्जागरण, मतलब किसी चीज़ का रीबर्थ करना। कोई चीज़ें पहले से हमको पता थी बट वो एक्चुअल में हम कोई चीज़ें भूल गए थे, फिर से उसका रिबर्थ हुआ, फिर से हमको वो सारी चीज़ें टेक्निक्स जो भी है पता चली, तो उसी चीज़ का हम लोग रेनेसां उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेनेसां का सीधा सा मतलब होता है पुनर्जागरण, किसी चीज़ का रिबर्थ करना, किसी चीज़ को रिन्यूअल करना। ठीक है, मतलब पहले से ही हमको पता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अभी हमको जो भी हमारे अगर इंडिया की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो भी प्राचीन अगर बात करें तो बहुत सी एंशियंट जो भी वेद वगैरह, जो भी वैद लोग होते थे, ठीक है, किस तरीके से मेडिसिन वगैरह देते थे, तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि हमको कहीं ना कहीं पता थी। बट अभी जो कोविड का टाइम आया तो उसमें लोगों ने फिर से उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने जो भी आयुर्वेद की तरफ फिर से उनका अट्रैक्शन बढ़ा, वो फिर से योगा एंड मेडिटेशन वगैरह करने लगे। तो उस तरीके से क्या है कि हमको कहीं ना कहीं चीज़ें पता थी, बट एक ऐसा टाइम आया जब हम सारी चीज़ों को भूल गए और फिर से उन्हीं चीज़ों का रिबर्थ हुआ, रिन्यूअल हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर से वही सारी चीज़ें ग्रोथ कर रही थी, तो उसी चीज़ को हम लोग एक तरीके से रेनेसां बोल सकते हैं। ठीक है, हमको वही सारी चीज़ें पहले से जो भी हमको पता थी उसी का रिबर्थ जस्ट होने लगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां का मतलब होता है सीधा सा पुनर्जागरण। तो देखिए जो भी हमारी एज यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी आज का हमारा जो टॉपिक है वो एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको ब्रीफ बताना है कि किस तरीके से जो भी एलिजाबेथन एज उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से उसका ग्रोथ हुई। तो इसमें क्या है कि जो भी सबसे पहले जो आपको एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है वो ये है कि जो रेनेसां पीरियड था, जो भी रेनेसां एज थी, उसको ही हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर, गोल्डन एज या फिर एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारा रेनेसां पीरियड है, यहाँ पर जो रेनेसां पीरियड लिखा हुआ है वो उसको ही हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, उसी को गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोज़ में, बट एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका सीधा सा मतलब है कि रेनेसां का तो मैंने आप लोगों को मतलब बताया कि जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ें थी पुरानी वो खो गई थी, वही उन्हीं का रिबर्थ हो रहा था, इस वजह से उसको रेनेसां बोलते हैं। बट रेनेसां जो था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था, लाइक उसमें कई सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा था, कई कई नई इन्वेंशंस भी हो रही थी, तो हर जगह पर एक तरीके से रेनेसां मूवमेंट आया था। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें से लोगों का काफ़ी ज़्यादा जन धन हानि, इन लोगों की सबकी हानि हो चुकी थी। मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है या कोई भी तरीके का वॉर होता है तो उसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाता है एकदम, मतलब एक तो लोग भी मरते हैं, इसके साथ ही साथ में उनका टैलेंट, उनका जो भी आर्ट होता है और साथ ही साथ में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक ना कहीं मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, किसी भी कोई कभी भी अगर वॉर वगैरह होगा तो उस चीज़ की, उस कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि
जो अभी रेनेसा पीरियड से पहले क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, तो इसी वजह से ग्रोथ रुक गई थी, ठीक है। तो अभी ग्रोथ जो थी वो फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो इसी वजह से हम लोग इसको रेनेसा पीरियड बोलते हैं। और एज ऑफ शेक्सपियर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर से बढ़कर के कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था, और शेक्सपियर बहुत ही उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्होंने बहुत सारे ड्रामास को लिखा, और साथ ही साथ में ड्रामास के साथ में उन्होंने प्लेज, पोइट्रीज, इन सबको भी लिखा। और उस शेक्सपियर के एज के दौरान में ही जो वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन थी उनका नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। अब जो वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो आर्ट्स को बहुत ही सपोर्ट करती थी, वो चाहे किसी भी तरीके की आर्ट हो, वो आपकी किसी भी तरीके की आर्ट हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, तो हर चीज़ का सपोर्ट करती थी। तो शेक्सपियर जो थे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था ड्रामास को, वो ड्रामास को लिख रहे थे और उनको सपोर्ट मिल रहा था। इसी वजह से दोस्तों जो भी उसको हम लोग एक तरीके से एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब वहाँ की क्वीन थी उनके नाम पर भी एलिजाबेथन एज के नाम से इसको जानते हैं। और गोल्डन एज क्यों इसको बोलते हैं, रेनेसा पीरियड को गोल्डन एज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस समय में जो भी पुरानी चीज़ें थी उसका ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। गोल्डन एज का मतलब कि नई नई आर्ट्स को और नए जो टैलेंट्स थे उनको एक तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा था, इसी वजह से इसको हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि अभी मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, तो उसमें कोई भी तरीके की ग्रोथ नहीं हुई थी, बट अभी ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो इसको हम लोग एलिजाबेथन एज, गोल्डन एज, रेनेसा पीरियड और एज ऑफ शेक्सपियर इन सभी नामों से जानते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए क्या है आगे कि यहाँ पर अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो थोड़ा सा एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पर से, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि द एलिजाबेथन एज इज द टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी इस समय काल की, इस शासन का वो इस समय शासन कर रही थी, और इनका जो भी टाइम पीरियड है वो 1558 से लेकर के 1603 तक है, ठीक है। और इसको गोल्डन एज के नाम से भी इंग्लिश हिस्ट्री में जानते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी, और पुराने वीडियोस में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल के साथ में सभी चीज़ों को डिस्कस करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही साथ में देखिए जो न्यू वर्स थी, वर्स का मतलब जो भी नई कविताओं के प्रकार थे, जैसे कि सोनेट्स हो गया, ठीक है, और ब्लैंक वर्स जो भी थे वो सभी क्या हो रही थी, इंट्रोड्यूस हो रही थी इन्हीं के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, एलिजाबेथन एज के शासनकाल में ही, ठीक है। उसके बाद में इन पोइट्री, सॉन्ग, पेस्टोरल सॉन्ग्स, जो भी पास्टोरल सॉन्ग्स होते हैं, लाइक जो भी देहाती टाइप के लोग होते हैं, जो भी मतलब किसान लोग होते हैं, तो उनके अपनी भाषा के जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हिट हो रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस समय इन सभी चीज़ों का भी ग्रोथ मिल रहा था, ठीक है। तो उसको एलिजाबेथन एज के नाम से, मतलब यहाँ पर इन सभी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था इसी एज के अंदर, ठीक है। और इसके अगर हम लोग एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर रहे हैं और पोइट्री की अगर बात करें तो एडमंड स्पेंसर का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एडमंड स्पेंसर जो थे वो यहाँ के ग्रेट पोइट थे एलिजाबेथन एज के, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह लिखी थी, जिसमें से इनका जो एक सबसे फेमस पोएम थी शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि 1579 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी एडमंड स्पेंसर थे उनकी जो पोएम थी शेफर्ड्स कैलेंडर, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्पेंसर का एक और भी मास्टर पीस है फेरी क्वीन के नाम से, उसको भी इन्होंने लिखा हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बना करके रखे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सबको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो इसी क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में ही जो भी बाइबल थी उसका ऑथराइज्ड वर्जन, मतलब कि उसको जो बाइबल था उसको भी अधिकार दिया गया था 1611 के अंदर। उसके साथ ही साथ में गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं एलिजाबेथन एज को, ठीक है। पोइट्री एंड वर्सेस प्लेज आर मेजरली रिटन इन ब्लैंक वर्स, कब किस में लिखे जा रहे थे, ब्लैंक वर्स में लिखे जा रहे थे, ठीक है। और फिर आगे एक पॉइंट है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एरा पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि जो भी प्रोज थे और पोइट्री थे उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक यही था
कि दे वर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, एक तरीके का जैसे हिंदी में जिसको बोलते हैं ना छंद, ठीक है, तो वही चीज़ होती है। और जिसमें से जो भी पोएम्स वगैरह थी उसकी जो रिदम होती थी, राइमिंग्स कौन से यूज होते थे, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, तो ये एक तरीके का राइमिंग पैटर्न होता है, तो राइम पैटर्न होता है, इसको फॉलो करा जा रहा था इस शासन काल में, एलिजाबेथन एज में, ठीक है। और द सोनेट्स बिकम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री। और जो सोनेट्स थी जो कि 14 लाइनों की पोयम होती है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी क्योंकि शेक्सपियर ने इसी शासनकाल में बहुत सारी सोनेट्स को लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि एलिजाबेथन जो भी एज थी उसमें एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि जो ड्रामास थे वो उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था कंपैरिजन टू द पोइट्रीज, ठीक है। अगर हम पोइट्री की अभी फ़िलहाल बात करें तो पोइट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो शेक्सपियर थे उनकी वजह से जो ड्रामा का फ्लोरिशमेंट था, मतलब जो भी ड्रामा था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फला फूला था और लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था ड्रामा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर से बढ़कर के इस टाइम पीरियड में कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था और उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेम एंड फेम मिल रहा था, ठीक है। रोट ऑल हिज फेमस ड्रामाज किसके किसके बीच में लिखा गया था, 1591 टू 1611 के बीच में जो शेक्सपियर थे उन्होंने बहुत सारे ड्रामास को लिखा था। अब देखिए अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट राइटर्स के बाद, हम अभी बात करें ना पोइट्री की केवल बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर केवल कुछ एक पोइट्रीज के नाम लेंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए द फेरी क्वीन, जैसा कि मैंने बताया एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही मास्टरपीस वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव आता है तो उसमें आपको मेंशन करना है, ऑब्जेक्टिव आता है तो भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑन माई फर्स्ट डॉटर, ये बेन जॉनसन की पोएम इसी टाइम पीरियड की। सोनेट फर्स्ट बाय फिलिप सिडनी और सोनेट 130, ठीक है, ये आप ऐसे टेक्स्ट करोगे गूगल पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सोनेट 130 जैसे ही आप टेक्स्ट करोगे विलियम शेक्सपियर की, तो वो भी एक तरीके से माई मिस्ट्रेस इस तरीके से करके एक सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, वो भी इस शासनकाल की कई सारी मतलब की कविताएं हैं जो कि यहाँ पर लिखी गई। तो यहाँ पर से मैंने कुछ एक वर्क्स जो हैं वो लिखे हुए हैं जो कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, क्योंकि देखिए जो भी और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल पोएम्स को ही लिया हुआ है। पोएम्स को इस वजह से लिया है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एक और भी पोएम थी विलियम शेक्सपियर की, शैल आई कंपेयर थी अ समर डेज, ठीक है। तो और ये भी एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पोएम थी विलियम शेक्सपियर की इसी टाइम पीरियड के दौरान में। और लेट मी नॉट टू द मैरी ऑफ ट्रू माइंड्स, वीनस एंड एडोनिस, तो ये सारी जो भी पोएम्स थी बहुत ही पॉपुलर हुई थी इस टाइम पीरियड की। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको एक तरीके से जो भी पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह हैं वो अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा फेसबुक पेज का, उसमें से आप लोगों को सारी चीज़ें जो भी हैं वहाँ पर से मिल जाएगी, ठीक है। तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं वहीं पर से मैं सब चीज़ों को पोस्ट कर देता हूँ। सो आई होप दोस्तों अभी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं एलिजाबेथन एज के बारे में, जो कुछ भी हुआ मैंने बताने की कोशिश करी आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, डाउट होता है, आप प्लीज़ बताओ कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।